नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राघव समसामयिक घटना चक्र की ऑफिशियल वेबसाइट में ठीक है मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, आपको हमने इसके पूर्व में बताया था कि चित्रात्मक प्रस्तुति जो है सामान्य हिंदी की भाषा दृष्टि की पुस्तक जो है मार्केट में आ चुकी है। समसामयिक घटना चक्र ने एक अद्भुत पहल की है कि जो है सामान्य हिंदी के विषय वस्तु को चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। किसमें किया है? चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, ताकि आपको अधिक से अधिक जो है परीक्षा के समय तक क्या रहे, याद रहे, आपकी याददाश्त में जो है बल पड़े। कहने मतलब आपको ज्यादा विषय वस्तु जो है परीक्षा तक बिल्कुल महत्वपूर्ण रूप से क्या रहे, आपको याद रहे। क्योंकि ये तो सामान्य नियम है भाषा का, ये सामान्य नियम है कि जो है मानवीय स्वभाव भी है कि जो भी हम कम से कम पढ़ते हैं तो हमको विस्मृत हो जाता है, लेकिन आंखों देखी जो विजुअल चीज होती हैं, जो दृश्यात्मक चीज होती हैं, वो जल्दी भूलती नहीं। तो कुछ ऐसी ही विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए पतली पुस्तक है, अर्थात जो है तथ्यात्मक चीजों को रखी गई है। भाषा दृष्टि की मार्केट में ये पुस्तक आ चुकी है मित्रों। अब आप जो है इसको ले लीजिए और हम जो है इसी के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जो है सामान्य हिंदी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, हम उसी क्रम में हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी, भाषा का विकास क्रम पढ़ा। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, शब्द का टॉपिक हमारा शुरू होता है हिंदी व्याकरण शब्द भेद। ठीक है मित्रों, ये शब्द क्या है? हमने वर्ण पढ़ा है, वर्ण के बाद शब्द, अर्थात शब्द कैसे बनेगा? ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं मित्रों? शब्द कहते हैं। ठीक है, हम चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अब रूपांतरण या वाक्य प्रयोग तथा उत्पत्ति विकास के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? शब्द को दो भागों में बांटा गया है, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी क्या होता है मित्रों? विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी का मतलब क्या है? परिवर्तन। ये किस में परिवर्तन? अर्थात लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक और पुरुष के आधार पे जिसमें परिवर्तन होता है वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होते हैं। अर्थात लिंग वचन कारक और पुरुष का मतलब तीन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पे जिसमें परिवर्तन होता है, विकारी का मतलब परिवर्तन है, वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी क्या होते हैं? अविकारी का मतलब होता है जो परिवर्तित ना हो, अव्यय, अर्थात जो व्यय ना हो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब देखिए, हम एक एक को बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संज्ञा क्या है। तो सब जानते हैं किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान में जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और विशेषण क्या है? जो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, संज्ञा की, क्रिया की, और क्रिया क्या है? क्रिया, कार्य करने को क्रिया कहते हैं। कार्य करने को क्या है मित्रों? क्रिया कहते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, परिवर्तन होता है किसमें? संज्ञा में होता है, सर्वनाम में होता है, विशेषण में होता है और क्रिया में होता है। परंतु क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। अब देखिए मित्रों, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? जैसे हिरन तेज दौड़ता है, आपने हिरन तेज दौड़ता है। अब ये दौड़ना की विशेषता क्या है? तेज। तो ये तेज क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये क्या है? ये सब जो है क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक क्या है? संज्ञा का या सर्वनाम का किसी अन्य से जो संबंध होता है, किसी अन्य से जो संबंध होता है वाक्य में, वो क्या होता है? संबंध बोधक होता है। क्या होता है? संबंध बोधक होता है। जैसे हम कह दें कि विद्यालय के सामने बगीचा है। अब देखिए,
अब बगीचे का संबंध किससे है? विद्यालय से है। ये जो है क्या है? ये जो परसर्ग आ रहा है, को आ रहा, के आ रहा है, ये जो आपका आ रहा है परसर्ग, ये क्या है? ये संबंध को इंडिकेट करता है। संबंध बोधक क्या है? संबंध को बता रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल मित्रों संबंध का बोध करा रहा है। किसका करा रहा है? संबंध का करा रहा है। अब देखिए समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक तब और किंतु, ये क्या है? ये सब जो है जो वाक्यों में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे तब और किंतु, परंतु, ये सब क्या है मित्रों? ये जो है वाक्य में जो जोड़ने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये भी अभिकारी अव्यय होते हैं, अर्थात इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। विस्मयादि बोधक क्या है? देखिए विस्मयादि बोधक, विस्मय, विस्मित अर्थात अत्यधिक आनंद की बात हो, ठीक है, घृणा की बात हो, विस्मय की बात हो, आश्चर्य की बात हो, शोक की बात हो, वो क्या होते हैं? वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे आह, छी छी, वाह, छी छी, वाह, ये सब क्या है? ओह, ये सब क्या है? ये सब विस्मयादि बोधक। जहां विस्मय का भाव होता है, जहां आश्चर्य का भाव होता है, वो क्या होते हैं? वो विस्मयादि बोधक होते हैं। वो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं। अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, बाप रे बाप, ये सब क्या है? ये सब जो है विस्मयादि, बाप रे बाप, अरे तुम आ गए, वाह, ठीक है, अरे, ये सब क्या है? विस्मय का बोध कराते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? तब और किंतु परंतु से जुड़ते हैं। जो संबंध बोधक, जहां संबंधों का बोध होता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य जो है से शब्द से संबंध होता है, वो संबंध बोधक है, सूचक है। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मित्रों आपने ये समझा हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद, विकारी और अभिकारी। इसका विश्लेषण भी हम आपको करेंगे अगली क्लास में। तो ये जो है आपको पूरा देनी, दो भागों में, हम शब्द को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पूरा जो है यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी का 50% जो है आपको व्याकरण पूरा यही मिल जाएगा, यही 8 भेदों में ही समाहित है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है अब कह रहे हैं रचना या बनावट के आधार पे। इसके पहले अभी मित्रों आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा रूपांतरण के आधार पे, अर्थात जो है उत्पत्ति के आधार पे अभी हमने आपको शब्द को बांटा, विकारी और अभिकारी। अब हम शब्द को रचना या बनावट के आधार पे बांटते हैं। तो रचना और बनावट के आधार पे मित्रों 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, यानी कि रचना या बनावट के आधार पे भी हम शब्द को बांट रहे हैं। तो 3 भागों में, एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो। क्या हो? जिनके कोई भी सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो, वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे नाक, कान, आंख, ये शब्द क्या हैं? ये जो है इनके क्या होते हैं? इनके खंड नहीं किए जा सकते। यदि आप करेंगे तो क्या होगे? वो जो है सार्थकता खो देंगे। अर्थात जिसका जो है खंड ना किया जाए वो रूढ़ शब्द होते हैं। वो क्या होते हैं? वो रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है मित्रों, यौगिक शब्द क्या है? यौगिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यौगिक मतलब योग है तो एक से अधिक जो है शब्द होगा, यानी 2 शब्दों से मिलके, जो 2 सार्थक शब्दों से मिलके, दो सार्थक शब्दों से मिलके, 2 सार्थक शब्दों से मिलके जो बनते हैं, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो क्या होता है? वो यौगिक शब्द होता है। क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। जैसे आप कह सकते हैं डाक घर, डाक घर। अब देखिए ये डाक और घर 2 शब्दों से मिलके बना है। रसोई घर, रसोई घर।
अब देख रहे हैं इसमें रसोई और घर, यानी कि दो शब्दों से जो मिलके बनता है वो क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। सार्थक दोनों शब्द होने चाहिए। और योग रूढ़ शब्द क्या है, योग धन रूढ़। तो रूढ़ तो आपको हमने बता ही दिया ऊपर कि जिसके सार्थक खंड न हो। अयोग मतलब जुड़ना, अर्थात ये है कि दो शब्द जो मिलके क्या हो जाए, कोई रूढ़ हो जाए। जैसे पंकज। अब पंकज को यदि हम कहें पंक धन जा, पंक माने क्या होता है, कीचड़। पंक माने क्या होता है, कीचड़। अब कीचड़ से और जा माने क्या होता है, उत्पन्न होना। जा माने क्या होता है, उत्पन्न होना। तो कीचड़ से कौन पैदा होता है, कीचड़ से जो है कमल पैदा होता है। तो कमल क्या है, कमल जो है योग रूढ़ शब्द हो गया। क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। कहने का मतलब यह है कि रूढ़ शब्द हो, यानी सार्थक खंड न हो, और क्या हो, और उसका योग भी हो। तो कहने का मतलब जो तीसरा भाव एक रूढ़ के रूप में हो जाता है, उसका वो क्या होता है, योग रूप। प्रायः बहुव्रीहि समाज के जितने उदाहरण हैं आपको क्या है, योग रूढ़ कहलाते हैं। बहुव्रीहि समाज के जो है सारे जो है एग्जाम्पल जो भी आपके रहेंगे, यानी जितने बहुव्रीहि समास हैं, पीतांबर, दशानन, लंबोदर, गंगाधर, त्रिनेत्र, जितने भी मित्रों, यानी कि बहुव्रीहि जो भी समास, जिस शब्द में बहुव्रीहि समास का योग होता है, प्रायः वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्योंकि तीसरा भाव इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि तीसरा अर्थ जो है क्या होता है, विशेषण के रूप में होता है। तीसरा भाव जो होता है बहुव्रीहि समास में विशेषण के रूप में हो जाता है और योग रूढ़ हो जाता है, तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो भी शब्द में बहुव्रीहि समास मित्रों होता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अब देखिए मित्रों, शब्द की संरचना के अंदर हमने रचना बनावट के आधार पर पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए विकास के आधार पर, उत्पत्ति विकास के आधार पर भी हमने शब्द को जो है बांटना है। तो कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या आगत शब्द। आगत, अब एक एक को पहले हम समझते हैं कि तत्सम क्या है। तत्सम तत् धन सम किससे मिलके बना है मित्रों, तत् धन सम, तत् धन सम, ये दो शब्दों से मिलके बना है, तत् धन सम, ठीक है। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको हटा दें हम, ठीक है। तत् धन सम किससे, तत् धन सम से मिलके बना है। तत् माने क्या होता है, उससे, सम माने समान, उसके समान। किसके समान, संस्कृत भाषा के समान। किसके समान, संस्कृत भाषा के समान जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अर्थात जो बिल्कुल संस्कृत भाषा के समान जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है मित्रों, वो क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं अश्रु। ये अश्रु शब्द क्या है, अश्रु शब्द क्या है, ये जो है आपका तत्सम शब्द है। तद्भव क्या होता है, तद धन भव, तद धन भव। इसको भी देखिए मित्रों, ये तत् धन भव क्या है, तत्, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, तत् धन भव। तद माने क्या होता है, तद माने होता है उसके, उससे, तद माने होता है उससे, और भव माने पैदा होना। भव माने क्या होता है, पैदा होना, अर्थात उससे पैदा होना। किससे पैदा होना, संस्कृत भाषा से। अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से पैदा हुए परंतु भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत अभ्रंश से परावर्तित होकर पुनः हमने ग्रहण कर लिया, वो शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। जैसे अश्रु तत्सम शब्द है, और आंख क्या है, आंख जो है तद्भव शब्द है। क्या है, आंख तद्भव शब्द है। देशज शब्द क्या होता है, देशज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देशज, देश धन जा, क्या होता है, देश धन जा। और जा माने होता है पैदा होना, यानी कि जो जिन शब्दों की उत्पत्ति देश में हुई है वो क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। क्या होते हैं, खिड़की, लोटा, गमछा जो है, ये शब्द क्या हैं, ये शब्द देशज हैं। देशज अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति देश में हुई है वो क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। विदेशी या आगत शब्द क्या है,
विदेशी या आगत शब्द। देखिए आगत इसलिए कहते हैं कि ये आए हुए हैं, अर्थात आए हुए का मतलब बाहर से आए हुए हैं। क्या है? बाहर से आए हुए शब्द हैं, वो क्या होते हैं? वो आगत या विदेशी शब्द होते हैं। विदेशी का मतलब जिन शब्दों की मूल उत्पत्ति विदेशों में हुई है। कहाँ हुई हो? विदेशों में हुई हो, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी शब्द, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी, ठीक है, फारसी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पश्तो, तुर्की, तुर्की, ठीक है। तो मित्रों आप देख रहे हैं बहुत हैं, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुई है? मूल रूप से विदेशों में हुई हो। वो किसके अंदर आते हैं? विदेशज के अंदर, या आगत शब्द या विदेशी के अंतर्गत आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर से हम जो है इसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर देते हैं कि हमने शब्द को हमने देखा, शब्द को जो है हमने किस रूप में बांटा? उत्पत्ति के आधार पर विकारी अविकारी होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति या विकास के आधार पे। उसके बाद हमने क्या किया? हमने जो है शब्द को रचना या बनावट के आधार पे बांटा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उसके बाद जो है विकास के आधार पे तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज या विदेशी, जिनको आगत भी कहते हैं, चूंकि बाहर से आए हुए हैं। तो इस प्रकार हमने जो है शब्द को जो है क्या किया? उसका भेद बताया। अब देखिए आगे चलते हैं मित्रों। आगे है हमारा जो है संज्ञा हम आपको बताएंगे। संज्ञा तथा इसके भेद मित्रों हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है? देखिए ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं मित्रों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, मेज, कुर्सी, दीवार, कुछ भी हो, स्थान कोई भी हो, जाति भी कोई हो, या कोई भी भाव हो, उसके नाम को क्या बोध कराने वाले को क्या कहते हैं मित्रों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा रूपांतरण के आधार पर संज्ञा के भेद भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए संज्ञा के वैसे संज्ञा तो प्रमुख रूप से 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु जातिवाचक में ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक का भी भाव होता है। इसलिए इस प्रकार हम जो है पूरी संज्ञा को 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचन। मित्रों एक बात और आपको महत्वपूर्ण बता दें कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या भाववाचक संज्ञा होती है, इन दोनों में क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति विशेष का बोध कराएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राम लिखा हुआ है, तो अब राम का बहुवचन राम का क्या होगा? राम का कोई बहुवचन नहीं बनेगा। अब जैसे इसमें देखिए पुरुष शब्द का पुरुषत्व, यानी भाववाचक संज्ञा हम अगर लिखें पुरुषत्व, अब पुरुषत्व का क्या होगा? बहुवचन नहीं बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनके क्या होते हैं? बहुवचन मित्रों नहीं होते हैं। तो संज्ञा को कितने भागों में हमने बांट के पढ़ा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब देखिए मित्रों, संज्ञा रूपांतरण के आधार पे क्यों रूपांतरित होती है? क्योंकि संज्ञा क्या है? संज्ञा अभी इसके पहले हमने बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? ये विकारी शब्द हैं। और विकारी मतलब जिसमें क्या हो? विकार उत्पन्न हो, अर्थात जो परिवर्तित हो, वो क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ठीक है, ये विकार किसके आधार पे होता है? लिंग के आधार पे होता है, वचन के आधार पे होता है और कारक के आधार पे होता है। लिंग, हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग का मतलब क्या है? शब्द की जाति से अर्थात पहचान, वो शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। वचन कितने होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, और कारक, हिंदी में कारक 8 प्रकार के माने गए हैं। कितने हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये मित्रों क्या है? ये 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए मित्रों,
यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को विभाजन किया गया है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं मित्रों? वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात किसी एक वस्तु व्यक्ति का जो बोध कराता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मित्रों आप देख रहे हैं समुद्रों के नाम, सड़कों के नाम, चौक चौराहों के नाम, ठीक है, दिन महीनों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ये सब क्या है? ये जो है भवनों के नाम जैसे ताजमहल, लाल किला, त्योहारों के नाम जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, समाचार पत्रों के नाम जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, घटनाचक्र, ठीक है, दिन महीनों के नाम, कहने का मतलब चौक चौराहों के नाम, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो है एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। अब आगे देखिए, व्यक्तियों के नाम में आप देख रहे हैं कि जैसे ये राम, श्याम, मोहन, राधा, ये क्या है? नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। ठीक है मित्रों, जैसे आप देख रहे हैं देशों के नाम, भारत, चीन, इटली, जापान, ये सब क्या है? ये व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम जैसे प्रयागराज, पटना, मुंबई इत्यादि, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं मित्रों? व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। जैसे पुस्तकों के नाम, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, कामायनी हुआ, गोदान हुआ, ये भी क्या है? ये जो है मित्रों, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि समुद्र के नाम, सड़क के नाम, चौक चौराहों के नाम, दिन महीनों के नाम, समाचार पत्र, त्योहार, उत्सव, भवनों के नाम, ये सब जितने हैं क्या हैं? ये जो है ये मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। पर्वतों में जैसे आप हिमालय देख लीजिए, अरावली देख लीजिए, कराकोरम देख लीजिए, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आप अच्छे समझ गए होंगे। यानी व्यक्ति विशेष का जहां भाव होता है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं मित्रों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं मित्रों। दूसरा आता है संज्ञा का जो हम भाग करते हैं, दूसरा अर्थात उसका भेद है। उसका क्या भेद है? जातिवाचक संज्ञा। मित्रों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध कराने वाले शब्द क्या है? उसकी जाति और वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम क्या है? कलम हुआ, कुर्सी हुआ, घड़ी हुआ, मकान हुआ, जूता हुआ, तलवार हुआ, ये सब क्या है? ये जाति का बोध करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? जाति का बोध करा रहे हैं। पशु पक्षियों के नाम, ठीक है, अब जैसे देखिए गाय है, अब गाय में तो कई प्रकार की गाय आ गई, यानी जो है यहाँ जाति का बोध करा रहे हैं। बैल है, बकरी है, तोता है, ठीक है, कौवा है, गौरैया है, शेर है, रट लीजिए, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें संज्ञा है, इसमें संज्ञा है, तो ये 2-3 ट्रिक रखी है, बिल्कुल ट्रिक है, आप इनको याद कर लीजिए। वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, संबंधी व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम, इसको बिल्कुल रट लीजिए। ये आपकी बिल्कुल ट्रिक की तरह जो है इस पुस्तक में दी हुई चीजें बिल्कुल एक ट्रिक की तरह हैं। आप जो है इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे ज्वालामुखी हुआ, सुनामी हुआ, वर्षा हुआ, भूकंप हुआ, तूफान हुआ, ठीक है मित्रों। संबंधियों के नाम की जहां तक हम बात करें, भाई हुआ, मंत्री हुआ, जुलाहा हुआ, अध्यापक हुआ, ये सब मित्र क्या है? ये जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। तो जैसा कि आगे फिर तीसरा संज्ञा का हम तीसरा भेद पढ़ते हैं, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। मित्रों क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्या कह रहे हैं समूहवाचक? जिस संज्ञा शब्द से गणनीय वस्तुएं अर्थात जो गिनी जा सके, ठीक है, गणनीय वस्तु का या व्यक्ति का समूह का बोध हो। क्या हो? अर्थात जिसमें गिनी जाए गणनीय वस्तुओं का क्या हो? बोध हो। जैसे गुच्छा, कुंज, संघ, श्रृंखला, ढेर, पुंज, ठीक है, ये शब्द क्या है? अब गुच्छा है तो एक गुच्छे में कई वस्तु हो सकती हैं। कुंज है अर्थात उपवन में कई वृक्ष होते हैं, कई पौधे होते हैं। संघ है, अब कई लोगों का मिलकर संघ बनता है। श्रृंखला है, ठीक है, उसके एक 2 3 4 ऐसी श्रृंखलाएं होती हैं। ढेर यानी कई वस्तुओं का ढेर होगा, पुंज हो, ठीक है। अब देखिए सेना,
ठीक है। ये शब्द क्या है? मंडली, परिवार, परिवार में कई लोग होते हैं, पुस्तकालय में कई पुस्तकें होंगी, कक्षा में कई चीजें होती हैं, विद्यार्थी होते हैं, अन्य सामान होते हैं, उपकरण होते हैं शिक्षण के, ठीक है। जुलूस, अर्थात जहां समूह का बोध होता है मित्रों, वो क्या होते हैं? वो जो है होते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जहां आपको समूह का मित्रों बोध होता है। क्या होता है? समूह का बोध होता है। तो चलो मित्रों आगे हम लोग जो है संज्ञा के अगले भेद पे चलते हैं। अगला भेद है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा परीक्षाओं में ये भी खूब पूछा जाता है। जिन वस्तुओं का माप तौल, ध्यान से समझिएगा, अर्थात मापा भी जाए तौला भी जाए, क्योंकि कुछ वस्तुएं जो लिक्विड हैं, जैसे ये द्रव्य के रूप में है, इनको क्या किया जाता है? मापा जाता है, और इन वस्तुओं को क्या किया जाता है? तौला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन वस्तुओं को माप या तौल हो सके, अर्थात जो गण्य ना हो, क्या हो? गण्य ना हो, वो क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अब देखिए जैसे लोहा है, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, तांबा, जस्ता इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये जो है सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं मित्रों। किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में देख लिए, घी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, शहद हुआ, शराब हुआ, चाय हुआ, कॉफी हुआ, ये सब मित्र क्या हैं? ये जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मित्रों। आगे जो है भाववाचक संज्ञा, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है आपसे कि भाववाचक संज्ञा से खूब प्रश्न आते हैं, एक जातिवाचक संज्ञा से और एक भाववाचक संज्ञा से। ठीक है मित्रों, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण, उसकी गुणवत्ता, अर्थात उसके धर्म, दशा, व्यापार का जहां बोध होता है, अर्थात गुण, धर्म, दशा और व्यापार का जहां बोध होता है, वो क्या होता है मित्रों? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे भाववाचक संज्ञा को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो देखिए हम प्रत्यय के आधार पे, देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होता है, पहले थोड़ा इसको 2 मिनट समझ लीजिए। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं और जो क्रिया से बनते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, जिसको कृदंत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाववाचक जो संज्ञा होती है, वो भाववाचक संज्ञा जो है आपको संज्ञा से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, और विशेषण से भी बनती है, और क्रिया से ही बनती है, और अव्यय से ही बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाववाचक संज्ञा, अब देखिए जैसे संज्ञा से बनेगी तो यहाँ पे क्या है? लड़का से क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा, चोर से चोरी हो जाएगा, पुरुष से क्या हो जाएगा? पुरुषत्व हो जाएगा, पशु से पशुता, अर्थात संज्ञा से परिवर्तित हो रही है। किसमें हो रही है? भाववाचक। यानी लड़का का लड़कपन क्या है? ये उसका भाव है, चोर का चोरी, पुरुष का पुरुषत्व, ये जो है क्या है? अब सर्वनाम शब्द से की बात करें तो सर्वनाम, जैसा कि आप जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त शब्द होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों? सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम से जैसे आप देख रहे हैं, अपना का अपनापन, सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व। कहने का मतलब यह है कि ये सर्वनाम है, कैसे जो है भाववाचक संज्ञा आपको दिखाई देगी कि अपना का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा अपनापन, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, निज का निजित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निजत्व हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, विशेषण से, विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताए, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, अर्थात अब देखिए मीठा शब्द है, मीठा का भाववाचक संज्ञा मित्रों क्या हो जाएगी? मिठास हो जाएगा। आलसी का भाववाचक संज्ञा आलस्य हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब विशेषण हैं। गरीब, भूख, तो भूख का भूखा हो गया, गरीब का गरीबी, गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है मित्रों, क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्रिया से, किससे? देखिए क्रिया से देखिए क्रिया से, यहां क्रिया से देखिए चढ़ना का चढ़ाई, लड़ना का लड़ाई, खेलना का खेल। ठीक है मित्रों, यहां देखिए
यहाँ पे चढ़ना का क्या होगा, चढ़ना के शब्द क्या है, चढ़ना शब्द क्रिया है, लड़ना, खेलना, ये सब मित्रों क्या है, ये थकना, बहना, मारना, ये सब क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया से जो परिवर्तित हो रहा है, जैसे चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा, लड़ना का क्या है, लड़ाई हो गया, खेलना का क्या है, खेल हो गया, थकना क्रिया का क्या हो गया, थकान हो गया भाववाचक संज्ञा में, बहना का क्या हो गया, बहाव हो गया, मारना का क्या हो गया, मार हो गया। मित्रों कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं, चढ़ना का चढ़ाई, लड़ना का लड़ाई, खेलना का खेल। अब देखिए अव्यय से, अव्यय क्या होता है, अभी हमने बताया जो व्यय न हो, क्या हो, जो व्यय न हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जैसा कि अभी हमने सब आपको बताया। अब देखिए अव्यय शब्द से, अव्यय जो है सिर्फ हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जैसे दूर शब्द है तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा, धिक का क्या हो जाएगा मित्रों, धिक्कार हो जाएगा, और गर्म का क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्मी, कठोर का क्या हो जाएगा, कठोरता हो जाएगा मित्रों, और मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। ये आपको हमने पूरी की पूरी जो है आपको संज्ञा के भेद बताने का प्रयास किया। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने संज्ञा के संपूर्ण भेदों को बताने का प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मित्रों आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे का क्रम चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।